सो है एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो ऑलरेडी ये चैप्टर आपकी कॉलेज में आपको पढ़ाया गया हुआ है एंड मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एज अ रिवीजन के तौर पर आप इस लेक्चर को देख सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक कन्नड़ लैंग्वेज, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एटम को देखना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, स्कूलिंग डेज के अंदर जाना पड़ेगा। स्कूल्स में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। एटम्स कुछ इस तरीके से हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था स्कूल के अंदर। तो ये 2D स्ट्रक्चर है एंड दिस इज 3D स्ट्रक्चर। तो एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो एटम के अंदर ये जो आपका अंदर का पार्ट दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके। एंड ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स दिख रहे हैं आपको, ये ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स। ओके। सो दिस इज द 2D शेप ऑफ एटम एंड दिस इज 3D शेप। ओके। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो केमिस्ट्री के अंदर है, फिजिक्स के अंदर नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को हम क्या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास बेसिकली ये होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके। एंड एटॉमिक नंबर जो है इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ऑल्दो ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। होप दिस इज क्लियर। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड जो ऑर्बिट्स होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर। एंड दिस इज व्हाट 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एंड जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, isn't it? ओके फाइन। नाउ वी विल डिस्कस कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी अराइज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्टी अराइज होती है। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इट इज property that arise because of electrons and protons। ओके। एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं बिकॉज एक एटम कभी भी न्यूट्रल होता है एंड द रीजन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से दिखाएंगे आगे आने वाले लेक्चर के भी अंदर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन इसके पास
डायरेक्शन नहीं रहेगा। एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास फोर्स होता था, तो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। लेकिन चार्ज यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके फाइन। द सेकंड प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपल्स एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट विद ईच अदर। लाइक चार्जेस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। लाइक चार्जेस बेसिकली एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, या तो नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे, तो ये होते हैं लाइक चार्जेस। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म के अंदर भी जो लाइक पोल्स होते हैं, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। होप ये भी आपको क्लियर है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ओके, लेट्स सपोज ये हमारी एक बॉडी है जिसके अंदर थ्री चार्जेस है, Q1, Q2 एंड Q3। तो इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो रहेगा, Q नेट जो रहेगा, वो बेसिकली अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस विच इज इनसाइड द बॉडी, ये रहेगा, इजंट इट। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चीज है उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देखो, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास होती है। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, और मेटल्स भी बोल सकते हैं हम उनको, मेटल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन पास। ओके, तो ये हो गए हमारे कंडक्टर्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो कि हमारे घरों में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए इसके एग्जांपल। देन जो भी सभी मेटल्स है, वो भी इसके एग्जांपल्स हो गए। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास नहीं करेगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। दोज materials through which electricity and heat cannot pass। एंड इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वुड, जो लकड़ी होती है, वुड। एंड प्लास्टिक भी ले सकते हैं। व्हाई दिस इज लैगिंग। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज नथिंग बट एक अनचार्ज्ड बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड बॉडी, एंड दैट टू विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एंड वो बॉडी कुछ लेट्स सपोज इस तरीके से है, एंड इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। हम सिर्फ इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है।
अगर हम इस चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी को ला दें, अनचार्ज बॉडी, सो दिस इज हमारी क्या अनचार्ज बॉडी है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, एंड इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ तो भी डिस्टेंस डी है लेट्स सपोज, बट दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। बट स्टिल कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड वो चार्ज रहेगा नेगेटिव साइन वाला, क्योंकि इस ऑलरेडी चार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव साइन वाले चार्जेस थे, एंड जो इंडक्शन होने के बाद इस बॉडी के अंदर इसके अपोजिट वाली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, एंड वो चार्ज रहेंगे नेगेटिव चार्जेस। एंड ये कुछ आफ्टर सम टाइम्स होगा, आफ्टर सम टाइम ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा। आई होप इन चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है ये आपको क्लियर है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता था, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर देना विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। होप दिस इज क्लियर। अब हम चार्ज का यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। जो चार्ज का यूनिट है, चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, वो है कूलम, कूलम, एंड इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, वो रहेगा -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। एंड एक प्रोटॉन के ऊपर, सॉरी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज रहेगा, लेकिन जो साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। होप दिस इज क्लियर। अब हम देखेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, एंड इसी को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट यानी डिवाइड में आ जाएगा टाइम, एंड हियर इज चार्ज। ओके, एंड यहाँ से हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। एंड इसी का एक दूसरा यूनिट जो है वो है, करंट को हम एम्पेयर में लिखेंगे एंड टाइम को सेकेंड्स में। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द कूलम। ओके, अब हम इसका डायमेंशन देखेंगे। तो देखो डायमेंशन क्या हो बन जाएगा, एल एम टी, एंड here is what we have current also। तो लेंथ जो है वो नहीं है, सो एल विल बी 0। एम है क्या, मास, मास भी नहीं है, लेकिन टाइम है एंड करंट भी है। ओके, सो these are the dimensions of charge। Hope this is clear to you guys। Now we will discuss about Coulomb's law। एंड Coulomb's law जैसा लॉ हमने पिछले साल में भी सीखा है, एंड दैट लॉ वाज ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। एंड वो लॉ क्या कहता था, लेट्स सपोज हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2, एंड उनके बीच में का डिस्टेंस लेट्स सपोज r है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड मासेस क्या है, m1 एंड m2, एंड this force is inversely proportional to the square of distance between them, and the distance was r, एंड स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बन जाएगा। एंड इसको ही हम स्टैक करके लिखे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन,
we will get a constant which is g, and this g was universal gravitational constant. ओके, सिमिलरली कोलम्स ने भी क्या किया, दो चार्जेस को इसी तरीके से लिया, उनके बीच में डिस्टेंस r रख दिया, एंड इसी तरीके से सर आइजैक न्यूटन की कॉपी की, सेम टू सेम। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कूलम्स लॉ क्या कहता है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, whenever we will have two charges, there will be force of attraction or the repulsion between two charges, and that force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Same है, same. I will draw here. So here is q1 and here is q2. तो इन दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस लेट सपोज हम क्या d ले लेते हैं। तो इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एंड या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, एंड दैट फोर्स is directly proportional to the product of the charges q1 and q2, and this force is inversely proportional to the square of distance between them। एंड इसको फिर से मर्ज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा q1 q2 अपॉन d स्क्वायर। एंड अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दे तो ये बन जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस k का यूनिट क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका यूनिट। तो k बन जाएगा एफ डी स्क्वायर q1 q2। फोर्स रहेगा न्यूटन में, डिस्टेंस रहेगा मीटर स्क्वायर में, एंड चार्ज रहेगा कूलम स्क्वायर में। तो k का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम रेज टू -2। तो ये हमारा क्या k का यूनिट है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास चार्ज q1 है, q2 है एंड q3 है। तो इन चार्ज की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इजंट इट। लेट सपोज मुझे चार्ज q1 पे कितना फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है ड्यू टू अदर टू चार्जेस, ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है, किसी यूनिट चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस होने की वजह से कितना नेट फोर्स आता है। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ओके, ये हमारा Q2 है, ये Q3 है। लेट सपोज देर इज F12 acting just because of Q2 on Q1, and here is F13. F13 is a force acting on Q1 due to charge Q3। ओके, तो F नेट क्या आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 क्या आएगा, वो आएगा F12 प्लस F13। एंड इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये बन जाएगा K Q1 Q2। लेट सपोज डिस्टेंस R1 है एंड ये डिस्टेंस R2 है, तो ये बन जाएगा R1 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा हमारा यूनिट वेक्टर, वाई बिकॉज ये फोर्स है एंड फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा प्लस K
अब क्या, force on Q1 due to Q3. So the Q1 will be charged and Q3 will be the charge, and there is distance R2. तो ये R2 का स्क्वायर बन जाएगा, and here will be the R13 unit gap. तो ये हमारा नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इस तरीके से फोर्सेस को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा. Hope this is clear to you guys. Now we will understand electric field intensity and electric field lines. वन बाय वन हम इन सभी चीजों को देखेंगे. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. जब भी हमारे पास चार्ज रहेगा तो उसके सराउंडिंग में एक ऑरा तैयार होगा, ऑरा. एंड इस ऑरा इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी स्ट्रेंथ इसके बाहर आएगी. ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज के अराउंड जो फील्ड तैयार होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. लेट्स सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है. इसके अंदर लेट्स सपोज एक चार्ज Q है. ओके, ये चार्ज Q कितना फोर्स इस चार्ज के ऊपर अप्लाई होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आर यू गेटिंग. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, एंड उस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. ये जो थे वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड थी. ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है. चार्ज के अराउंड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आती ही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जाती है या आती है वो देखेंगे. अगर लेट्स सपोज हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वो आएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इन्वर्ट होगी. लेट्स सपोज चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये आउटवर्ड जाएंगे. एंड लेट्स सपोज अगर डाइपोल हुआ तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज. अगर डाइपोल हुआ तो पॉजिटिव से जो लाइन है वो निकलेगी एंड नेगेटिव तक जाएगी. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पे आएगी. होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. And these are nothing but the electric field lines. Now we will understand charge distribution. तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ऑन डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट, ऑन डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट जो ऑब्जेक्ट का शेप रहेगा या ऑब्जेक्ट का डायमेंशन रहेगा, सो डिपेंड ऑन दैट हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होती जाती है. देयर इज फर्स्ट वन, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, अगर हमारा चार्ज किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे है या लीनियर बॉडी पे है तो जब हम डेंसिटी निकालेंगे उस डेंसिटी को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. लेट्स सपोज ये हमारी एक लीनियर बॉडी है.
जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये एक लीनियर बॉडी है एंड इसके ऊपर चार्ज है। लेट्स सपोज ये चार्ज Q है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट्स सपोज ये इसकी लेंथ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली टू डायमेंशंस होंगे। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर चार्ज है एंड इसका एरिया लेट्स सपोज A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड देयर इज व्हाट? वन मोर डेंसिटी विच इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब फाइंड आउट करेंगे? जब जो सरफेसेस रहेंगे वो एनक्लोज्ड सरफेसेस या एनक्लोज्ड शेप के रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूबॉइड, ये एक एनक्लोज्ड बॉडी है। लेट्स सपोज ये रहा हमारा सिलेंडर। तो ये क्या? क्लोज्ड सरफेसेस है। ओके, ये स्फेयर रहा हमारा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कब निकालेंगे? जब चार्जेस क्लोज्ड बॉडी के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अंदर है, आप इमेजिन करो इसको, ये अंदर है बॉक्सेस के, चार्ज क्यू है। तो इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं एंड दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक बेसिकली सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस रहेंगे एंड वो चार्जेस अपोजिट नेचर के रहेंगे। एक रहेगा पॉजिटिव, एक रहेगा नेगेटिव एंड उनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस रहेगा। इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। I hope this is clear to you guys. Electric dipole is what basically it is a system in which there will be the two charges having different sign. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था and they are separated by some distance d. तो इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वर्डिंग में, तो प्लीज आप ट्राई करें कहीं पे तो नोट डाउन करने का। अगर आपको नहीं आता तो करिए, नहीं तो आप अगर सुनेंगे तो भी चलेगा। Now we will discuss about electric dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड इज बेसिकली क्यू इनटू जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला डिस्टेंस, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा एंड दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज बिकॉज एवरी टाइम हम डिराइव तो करते नहीं बैठेंगे, सो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। ओके फाइन, एंड जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन रहेगी उसकी। होप आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है वो देखेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी सरफेस से पास होती हुई जाती है इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। लेट सपोज ये हमारा सरफेस है। ओके, ये हमारा सरफेस है। तो इसका नॉर्मल क्या होगा? एक परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। तो ये उसका नॉर्मल रहेगा इस सरफेस का।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास होंगे in a direction with normal, it means this is angle is 90 degree. Okay, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा E ds. If we are considering this area is ds, this much area is ds. Okay, ये हम स्मॉल एरिया के लिए ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव कंसिडर दिस एरिया एज ds. ओके फाइन. एंड लेट सपोज मुझे सभी इस एरिया के लिए निकालना है, इस पूरे सरफेस के लिए, नॉट जस्ट दिस ds वाला पार्ट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि सभी का समेशन. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या होता है? देखो, गॉस लॉ स्टेट्स दैट whenever we will have a charge inside a closed body, let's suppose this is the closed body we have and here is the charge. Okay, then electric field of lines कुछ इस तरीके से बाहर जाएंगे, isn't it? तो गॉस लॉ क्या कहता है? whenever we will have a charge inside a closed body, then the electric जो फ्लक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that will be equal to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये रहेगा हमारा गॉस लॉ. गॉस लॉ में सिर्फ एक बात आप याद रखो कि ये जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर है. मीन्स ये क्लोज बाउंडेड सरफेस जो रहेंगे, फॉर एग्जांपल क्यूब हो गया, देन स्फेरिकल शेप की जो ऑब्जेक्ट हो गए, उनके अंदर का जो चार्ज रहेगा, सो दैट चार्ज वी विल कंसिडर. एंड जो आउटसाइड वाला चार्ज है उसको हम कंसिडर नहीं करते. होप दिस इज क्लियर. एंड फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो, सॉरी, सो द फ्लक्स का जो और एक फॉर्मूला है वो भी ये है. ओके, आई होप जितना भी हमने टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ली अभी तक, वो आप सभी को क्लियर है. एंड अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सम वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑन दिस कॉजेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कॉजेस लॉ. ओके, टिल देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. I will try to explain all those queries inside the comment section. Okay, fine.